नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मेडिकल ई वेस्ट का अवैध परिवहन करते पकड़ाया वाहन, कंपनी की शिकायत पर की गई थी कार्रवाई। ट्रेजरी विभाग में घूस लेने का नया तरीका किया ईजाद, उद्यान विभाग के रिटायर्ड अधिकारी ने लगाया आरोप। रास्ते के विवाद को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन और बिना खेत तालाब बने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक ने हड़प ली 2,20,000 की राशि। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रास्ते के विवाद को लेकर चौड़ियार गांव के सैकड़ों ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों ने बताया कि चौड़ियार ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 3 सैकड़ा लोग रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी जमीन में 1/8 जमीन जो आवास योजना के अंतर्गत प्रदान की गई थी, जिसमें घर बनाने को पैसा भी दिया था। इसके बाद वो लोग घर बनाकर रहने लगे, लेकिन बाद में गांव के सामान्य वर्ग के लोगों ने रास्ता बंद कर दिया और अब निकलने नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से निस्तार करने में परेशानी हो रही है। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर से अनुरोध किया कि समस्या पर ध्यान देते हुए जल्द ही निरीक्षण करवाए ताकि उचित न्याय मिल सके। भैया लाल साकेत। कहाँ से आए हैं? चौड़ियार से। चौड़ियार थाना रायपुर कटलिया। जी जी। क्या समस्या? मेरे दरवाजा से गली से पटिया गाड़ी दिए हैं। कौन गाड़ दिया है? ब्राह्मण लोग, वो गांव प्रसाद पूरे गांव के हैं। आप लोगों की कितनी बस्ती है? लोगों 300 आदमी हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती कहे हैं, कहते हम रास्ता नहीं देंगे। और आप लोग कहीं और से रास्ता नहीं? आप कहाँ नहीं है रास्ता मेरे पास। शासकीय भूमि है, सरकारी भूमि है। आपका रास्ता बंद कर रहे हैं? रास्ता बंद कर दिए हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 300 आदमी हैं। 300 आदमी का रास्ता बंद? हाँ, रास्ता बंद है। शिकायत की है कहीं? अभी नहीं, ये पहले आए हैं। आज यहाँ आए हैं जी। पूर्वज बसे थे जो प्लाट मिला था, अब उसमें से और जनसंख्या तो बढ़ने के लिए हम लोग को जगह नहीं, उससे बेदखल की अर्जी दी गई है, नोटिस के बाहर निकालो इनको। तो हम ये कहते श्रीमान जी कि ठीक है, हम खाली करने के लिए तैयार हैं, पर ये जोते ना, इनको जोतने के लिए हक है। हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं है, सरकारी है। तो मध्य प्रदेश शासन का कौन जुताई कर रहा है? ब्राह्मण लोग सब मिलके बारी रूंध रहे, कहते नहीं खाली करेंगे तो हम आगे लगाने के भीतर भूंज देंगे। कितने लोगों को? मातन क्रमांक 1 के छात्रों को 8 वर्ष से नेशनल मींस की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसकी शिकायत करने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने स्कूल के एक शिक्षक पर भी घूस लेने का आरोप लगाया है। छात्रों के हित के लिए नेशनल मींस एग्जाम आयोजित किया जाता है, जिसमें 8वीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 12-12 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से मातन क्रमांक 1 के छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसकी शिकायत करने आज छात्रों का एक दल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। छात्रा ने बताया कि उनकी सिर्फ एक किश्त प्राप्त हुई है। वहीं छात्रों से 4,000 रुपये घूस भी लिए गए हैं, जो स्कूल के एक शिक्षक SK त्रिपाठी ने लिए हैं, जो एक छात्र के माध्यम से लिए गए थे। जब शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे तो यहां से DO ऑफिस शिकायत ट्रांसफ़र कर दी गई। वहां से स्कूल के लिए भेजा गया, जहां शिक्षकों ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन भेजा गया है, जबकि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भेजना चाहिए था। छात्रों का कहना है कि इस कार्य में भारी लापरवाही हुई है, जिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। का प्रावधान है, लेकिन आज 7 से 8 वर्ष गुजर गए, हमारी एक भी छात्रवृत्ति नहीं आई। केवल एक आई, वो भी मेरे बैच की, और मेरे से जो जूनियर बैच है उनकी एक भी राशि नहीं आई। जो मेरी एक किस्त आई उसमें यह हुआ कि 12,000 आई तो 4,000 रुपये हमें घूस के तौर पर देना पड़ा। और घूस ऐसी दी गई कि हमारे बीच का ही एक लड़का था, उससे 4,000 रुपये उसके माध्यम से SS त्रिपाठी सर को गई, और उसका पूरा सबूत है हम लोगों के पास। तो ये जो SS त्रिपाठी जो आप बता रही हैं, कौन है, क्या किस पद पे? स्कूल के टीचर हैं। हाँ, मीन्स वाला पूरा वो वही देखते हैं। कैसे पता कि उन्हीं को पैसे दिए गए हैं? ऐसा कुछ कैसे बताएंगी आप? पैसा उन्होंने मंगवाया? क्योंकि जो बच्चा दिया था हम लोगों के बीच में वो खुद बता रहा है। अभी वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन वह ऑनलाइन या फिर किसी अन्य माध्यम से, वो नागपुर में है, तो वह जुड़ के आप लोग को बता देगा कि उसने उसको पैसा दिया। मेरे पास चैटिंग भी है जिसके उन्होंने बच्चे के माध्यम से पैसे की वसूली कर। हाँ, पैसे की वसूली। बच्चों का पैसा आया था? ऐसे कितने लोग? लगभग 15 से 20 बच्चे हैं, उनकी लिस्ट है। 4,000 रुपये। हाँ। तो अभी आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय क्या मांगे आप लोगों को?
हम लोग की छात्रवृत्ति आ जाए। इससे पहले भी हम लोग कलेक्ट्रेट आए थे, जहाँ कलेक्टर मैम डीओ ऑफिस के लिए ट्रांसफ़र कर दी और डीओ ऑफिस वाले फिर स्कूल में वो कर दिए। लेकिन स्कूल में यह बोला गया कि अभी पेपर चल रहा है, हम कुछ भी नहीं बताएंगे आप लोगों को, और भगा दिया गया। शासन की योजना थी जो आपने, हाँ, यह शासन की योजना है। क्या मानते, कहाँ पास चूक कर रही है, लोग क्या चाहते हैं? चूक यहाँ पे हो रही है कि स्कूल द्वारा हम लोग के दस्तावेज नहीं भेजे गए, और आज जब हम यहाँ पे आए कलेक्टर कार्यालय में तो यह बोला गया कि आप लोग का ऑनलाइन पंजीकरण नहीं किया गया। लेकिन जब हम लोग स्कूल में थे तो शिक्षक द्वारा, एसएस त्रिपाठी द्वारा यह कहा गया कि हम आपका ऑफलाइन करा रहे हैं। अगर जो ऑनलाइन होना था तो शिक्षक ने क्यों बताया कि हम आपका ऑफलाइन करा रहे हैं, और हम लोग को इधर उधर बस भटका रहे हैं, कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब हम लोग कहाँ जाएँ? 181 में शिकायत की है, लेकिन वह भी मजाक बन के रह गई है। यहाँ कई बार आ चुके हैं आप लोग? यहाँ हम कम से कम 10 से 12 बार आ चुके हैं, कोई कार्यवाही नहीं हुई। रीवा के ट्रेजरी विभाग में घूस लेने का एक नया कोड वर्ड शुरू हो गया है। इस आशय का आरोप सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी ने आज लगाया है। दुनिया में कुछ ऐसे मज़ेदार गप माने जाते हैं जिसको लेकर अक्सर खिल्लियाँ उड़ाते रहते हैं। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा गप है ट्रेजरी का बाबू घूस नहीं लेता। अगर आप किसी से ये बात कहो कि ट्रेजरी का बाबू घूस नहीं लेता है तो वो हंसेगा और यही कहेगा कि ट्रेजरी में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जहां सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्यान अधिकारी शशि शेखर बुधौलिया ने बताया कि 31 मार्च 2023 को रिटायर हुए थे। लगभग 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन उनके बिल का 11 लाख रुपए अभी तक नहीं मिला है। जब वो ऑफिस गए तो उन्हें इशारे से 3 उंगली दिखाई गई। इसका क्या मतलब है? 300, 3000 या 3 लाख रुपए? बहरहाल बुधौलिया जी की माने तो एक उनके अन्य सहयोगी कर्मचारी का बिल एक ही दिन में पास हो गया, जबकि उनका बिल पास नहीं हुआ। इस संबंध में उन्होंने आज कलेक्टर रीवा को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। आप खुद सुनिए क्या कहना है सेवानिवृत्त अधिकारी का। तो हमारा अवकाश नकदीकरण का, अवकाश समर्पण का एक बिल होता है 11 लाख समथिंग का जो लगाया गया था। तो बार बार आपत्ति लगाई जा रही है जिला कोषालय द्वारा, और विभाग द्वारा जो आपत्ति रिमूव करते हैं फिर आपत्ति लगा देते हैं। जो भी आपत्ति हो एक बार में उनको देखना चाहिए, एक बार में दिखाई दे जाता है कि क्या क्या कमी है बिल में। तो बार बार परेशान करने का मतलब क्या है? मतलब पैसा विभाग वाले कहते हैं कि ट्रेजरी में बिना पैसे दिए कोई भी बिल पास नहीं होता है। आपसे मांग की गई है? जी आपसे भी मांग की गई? नहीं, तो वो तो यही इनडायरेक्टली सामने तो वो करते नहीं। आजकल रिकॉर्डिंग के कारण सिस्टम ऐसे हैं कि लोग डायरेक्ट नहीं, केवल ये कहते हैं कि ट्रेजरी में बिना पैसे के कोई बिल पारित नहीं होता है, तो बिना दिए तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो कैसे आप? हाँ, तो मैं टीओ साहब से मिला था, ट्रेजरी ऑफिसर से 31 मई को, और वहाँ एक तो जो है उनके द्वारा कहा प्रशांत बाबू से मिल लो, और वही ये उंगली क्या है? हाँ वो 3 उंगली दिखा रहे थे। मतलब 3000 लेंगे कि 300 लेंगे ये हमारे समझ में नहीं आया। नहीं, एक 11 लाख का बिल था, तो फर्जी बिल तो है नहीं, हमारे क्लेम का बिल है, तो उसमें जो है 3000 ही होगा उनका, जितना हो 3 उंगली दिखा रहे थे। 3 लाख तो नहीं है, 11 लाख। 3 लाख कहाँ से ले लेंगे? सब उन्हीं को दे देंगे तो हमें क्या बचेगा? मतलब उंगली दिखा रहे हैं? हाँ टीका नहीं? हाँ, यहाँ CCTV भी यदि लगा होगा तो 31 मई को मेरा उपस्थित यहाँ देखी जा सकती। मैंने टीओ साहब से भी मिला था कि साहब मैं आर्थिक संकट में हूँ, 2.5 महीना पहले रिटायरमेंट हुआ हूँ, तो हमको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो हमारा बिल थोड़ा दिखवा लीजिए। तो कहते कि प्रशांत बाबू से मिलो। प्रशांत बाबू कहते कि टीओ साहब रोकते हैं। फिर दोनों की ये सहमति है कि 3 उंगली, इनका मतलब 3 उंगली कितना चाहते हैं ये? टीओ साहब भी 3 उंगली? हाँ, सब वही उनका वही सब सिस्टम है ये पूरा। टीओ का नाम शायद चौधरी साहब हैं, कोई RD चौधरी साहब हैं। आप क्या करेंगे? आज यहाँ आए हैं? तो अब मैं कलेक्टर महोदया को जो है यहाँ जन सुनवाई में आया था आवेदन देने, तो हो सकता है कुछ निराकरण हो, कितना चाहिए उनको पूछ लें। अच्छा, आप शासन की सेवा की और अपना पैसा लेने के लिए और बस अपना पैसा लेने के लिए भटक रहे हैं, और जो कि जायज़ पैसा है, कोई नाजायज़ नहीं है। और बाकी जो विभाग के बिल हैं, जो खरीदी फरोख्त के बिल रहते हैं, वो हमारे विभाग के एक दिन में पारित हो जाते हैं। एक हमारे साथ एक और कैंडिडेट थे एसन शर्मा, वो भी रिटायर्ड हुए थे, तो उनका एक दिन में पूरा बिल पारित हो गया। मैंने पूछा तो विभाग के लोग कहते कि उनके भाई यहाँ कलेक्ट्रेट में स्टेनो हैं, तो फ़ोन कर दिए होंगे, इसलिए ट्रेजरी में उनका बिल पारित हो गया। क्या नाम है? सरपंच सचिव एवं सहायक सचिव द्वारा खेत तालाब की 2,20,000 रुपए की राशि हितग्राही के नाम पर बिना काम किए ही निकाल लेने के संबंध में आज जन सुनवाई के दौरान एक शिकायत दर्ज कराई गई। ग्राम बिल्हाई तहसील सिमरिया जिला रीवा के रहने वाले मेजर साकेत ने आज जन सुनवाई के दौरान ये बताया कि उनके ही गांव के सरपंच सचिव और सहायक सचिव के द्वारा
2,20,000 रुपए की राशि निकाली गई है, जबकि मौके में कोई खेत तालाब नहीं बना है, किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं सचिव एवं सरपंच और रोजगार सहायक द्वारा ये कहा गया कि कोई जानकारी उन्हें नहीं है, तुम्हें जहां शिकायत करनी हो कर लो। इस संबंध में एक ऑडियो भी शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया है, आप खुद सुनिए क्या कहना है पीड़ित मेजर साकेत का। जनपद पंचायत सिरमौर, थाना सिमरिया, जिला रीवा। क्या मामला है? ये मामला हमने श्रीमान जी खेत तालाब का एक आवेदन दिया था, वो हमारा मंजूर हो गया था, तो हमारा कार्य ना कराया गया। पूरा सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक द्वारा पूरा पैसा निकाल के हजम कर दिया गया साहब। कौन सरपंच, क्या नाम है? सरपंच का नाम बिट्टी प्रजापति और गांव के हैं सरपंच? बिल्हाई। क्या घोटाला हुआ? ये खेत तालाब का जो हमने मंजूरी कराया था उसका पैसा निकाल लिया गया मेरे बिगर बताए हुए। अब जब हम बोलने जाते हैं तो बोला जाता है मुझे कि तुम जहाँ जाना वहाँ चले जाइए, हमें किसी बात की डर नहीं है। कितना पैसा निकाल लिया गया? 2,20,000 रुपये निकाला गया सर जी। आपके खेत तालाब में कुछ भी कार्य नहीं हुआ हमारा श्रीमान जी, काम नहीं हुआ, पैसा निकल गया सर जी। सरपंच द्वारा, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक तीनों के द्वारा पैसा निकल गया है। आपने शिकायत की कहीं? शिकायत हमने किया SDM साहब के यहाँ किया सिरमौर ब्लॉक में, और जनपद में एक लेटर डाला है, और आज हमने आया है अपना यहाँ पे कलेक्टर साहब के लिए जन सुनवाई के लिए। उनसे मिल चुके हैं? नहीं, अभी मिलने जा रहे हैं सर जी। यही शिकायत कर? हाँ, शिकायत करने आए हैं सर जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई श्रीमान जी। आम तोड़ने के मामूली विवाद में पटेल परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला गोविंदगढ़ का बताया जा रहा है। इन दिनों आम का सीजन चल रहा है। गोविंदगढ़ तो वैसे भी आम के लिए मशहूर है। यहाँ तरह तरह के आम के बाग लगाए गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने अपने घरों में भी आम लगाया है। आम के विवाद में पटेल परिवार आपस में भिड़ गया और इस झगड़े में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 को गोविंदगढ़ में, वहीं 4 को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पहले महिलाओं के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद जब विवाद बढ़ा तो पुरुषों के साथ भी मारपीट की गई। इस संबंध में हमने पीड़ित महिला से चर्चा की। रेखा पटेल। क्या हुआ? विवाद क्या हुआ? आमा के बारे मार कड़ेल के मारे हैं। आम के विवाद में? हाँ। कौन मारा है? आदर्श पटेल। है? आदर्श पटेल और कौन? अंश पटेल। कितने लोग मिलके मारे हैं? 4 लोग। और आप लोग घायल कौन कौन हुए हैं? अभी हम ही घर हैं कल की। कल आप लोगों को मारे हैं? हाँ। आज किसको मारे हैं? आज अभी वहीं मनसेरवन का मारे ही था। चुलवन का आज मारे हैं? कोई कहाँ है? थाना में। वही गोविंदगढ़ में? हाँ। कितने लोग घायल हुए आप लोग? पता नहीं, हम नहीं जानते, हम कल के आए हैं यहाँ। आप कल के आए? हाँ। 2 लोग आप तो यहाँ आए? हाँ। रिपोर्ट हो गई कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब होगी, कहीं पहले दवाई करा लो फिर होगी। मेडिकल ई वेस्ट का अवैध परिवहन करते आज एक वाहन पकड़ा गया। ये कार्रवाई संबंधित कंपनी के द्वारा शिकायत करने पर की गई। मेडिकल ई वेस्ट एकत्रित करने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका 2023 में मिला था, लेकिन फिर किसी ने स्टे लगा दिया। उसके बाद 16 मई 2024 को हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय लिया, जिसके बाद से ई वेस्ट कलेक्ट करने का काम करने लगे। लेकिन लगातार देखा जा रहा था कि पहले से काम कर रही कंपनी द्वारा अवैध रूप से प्राइवेट क्लिनिकों से ई वेस्ट इकट्ठा किया जा रहा था, जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी शिकायत कर आज एक वाहन पकड़ा, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। वहीं बाकी के मेडिकल स्टोर्स को भी नोटिस थमा दी गई है। इस संबंध में हमने संबंधित कर्मचारी से बात की। मामला ये है कि हमारा जो प्लांट है बोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया में है, बायोमेडिकल वेस्ट, हमको 2023 में इसके लिए प्राधिकार मिला और गलत तरीके से स्टे लेने के बाद अभी हाई कोर्ट ने इसको स्टे हटा दिया है, जिससे 16/5/2024 से हमारी कंपनी चित्त किरण वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ रीवा सीधी और सिंगरौली के लिए अधिकृत किया गया और उसी दिन से इसको सूचना जो सतना का है इंडो वाटर उसको दे दी गई। लेकिन चोरी छुपे कृत्य के द्वारा यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटलों और ये मेडिकल कॉलेज में वो अवैध रूप से कर रहा है। अत्यंत संक्रामक कचरा है जो मानव जीवन के लिए खतरा बन सकता है। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ये अपराध है उठाया जाना। हमारी कंपनी को अधिकार प्राप्त है, इसलिए हमने कंप्लेन करी है पुलिस में। कई बार पकड़े घंटे में छूट जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा अब बोल नहीं सकते कहाँ से सह प्राप्त हो जाती है इसको,
और इतनी हिम्मत पड़ती है कि पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के जानकारी में भी है ये, और उसको हिम्मत मिल रही है। और अवैध काम करने वाले चोर को बार बार पकड़े, जो चोरी तो करता ही है, तो वहीं से हिम्मत इसको मिल रही है। सर ये जब थाने में खड़ा होता है तो काफी समय तक खड़ा रहता है, इससे जो इसके अंदर वेस्टेज है ये भी संक्रमण फैलाता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब इसको अधिकार नहीं, तो पर्यावरण के बहुत सारे सेक्शन हैं इसमें, अगर जो अनधिकृत ये करता है वो अपराध है, 3-4 साल की जेल इसमें हो सकती है। तो इसको मतलब यहाँ से ले जाने में क्या लाभ होता है? ये जो पहले से ये कर रहा है, तो जब इसको अभी यानी जब हमारी कंपनी को नुकसान होने क्या है, इसको सर्विस चार्ज मिलता है इसको उठाने के लिए। और इसमें क्या है, जो हॉस्पिटल अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग वाले दे रहे हैं वो भी अपराध में लिप्त हैं इसमें, क्योंकि उनको नोटिस जा चुकी है, उनको पता है कि शीत किरण के साथ ही अनुबंध करना है, इसके बावजूद भी वो चोरी छुपे इसके साथ काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट क्लिनिक में अवैध कार्य भी होते होंगे जो उसमें वेस्टेज के रूप में जाते हैं। जी, प्राइवेट क्लिनिक में कुछ ऐसे अवैध गतिविधियां भी संचालित होती हैं। हाँ, वो अभी वो जांच का विषय है, उसमें मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी वेस्ट निकलता है, जितने भी यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं, जो अभी भी उसके साथ मऊगंज में एक अवयस्क तेंदुआ की असमय मौत हो गई, जिसका वन विभाग ने पोस्टमार्टम करवाकर शवदाह करवा दिया। 10 मई को वन परिक्षेत्र मऊगंज के सीतापुर सर्किल अंतर्गत चौरा पहाड़ गांव में सुबह 9 बजे ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई कि राजस्व क्षेत्र में महुआ के पेड़ पर 6 से 8 माह का एक नर अवयस्क तेंदुआ चढ़ा हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर वन परिक्षेत्र अधिकारी मऊगंज तथा मऊगंज परिक्षेत्र वन अमले द्वारा मौका भ्रमण किया गया और ग्रामीणों को पेड़ से दूर किया गया, परंतु लगभग दोपहर 1 बजे के करीब तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरकर लड़खड़ाकर अचेत होकर गिर गया। हलचल न होने पर उसकी सूचना वरिष्ठों को देकर मुकुंदपुर जू की टीम को बुलाया गया और पोस्टमार्टम कराया गया। उसके बाद तहसीलदार, वन परिक्षेत्र अधिकारी मऊगंज, वन चिकित्साधिकारी मुकुंदपुर तथा अन्य वन अमले की उपस्थित में शवदाह किया गया। प्रारंभिक जांच में मौत के कारण का स्पष्ट कह पाना कुछ मुश्किल है। एक तेंदुए की मौत हुई है, कहाँ का जंगल? ये परिक्षेत्र मऊगंज है, जहाँ पे सीतापुर सर्कल और चौरा पहाड़ गांव एक पड़ता है। वहाँ पे सुबह 9-10 बजे के आसपास स्थानीय वन अमले को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजस्व क्षेत्र में एक महुआ के पेड़ पे एक अवयस्क तेंदुआ है, और जिस सूचना के आधार पे हमारा वन अमला वहाँ पे पहुँचा और बट लगभग 12-1 बजे के आसपास वो लड़खड़ा के नीचे गिर गया था और थोड़ा बहुत चलने के बाद में फिर वो तेंदुआ वहीं पे ही रहा। और सूचना उस समय मुझे दी गई थी और सूचना मिलते ही हमने मुकुंदपुर जू एंड रेस्क्यू सेंटर से रेस्क्यू टीम को बुलाया और डॉक्टर राजेश तोमर की अगुवाई में टीम पहुंची वहां पे लगभग 4-5 बजे के आसपास। उन्होंने बट जब तक वो वहां पे पहुंचे थे तब तक तेंदुआ ख़त्म हो चुका था। उसके बाद में पहुंचने के बाद में उन्होंने शव परीक्षण किया, ऑटोप्सी की, पोस्टमार्टम, और उसके बाद में वन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शवदाह किया गया। सर, किन कारणों से उसकी मौत हुई? कुछ कारण इसके स्पष्ट नहीं अभी तक पता चले हैं। हो सकता है अत्यधिक गर्मी हो, या हो सकता है कहीं कोई आसपास गांव में किसी ने कुछ प्रहार किया हो। तो इसके सैंपल्स भी हमने भेजे हैं, जबलपुर भेजे जाएंगे इसके सैंपल्स, और उसके बाद में ही कहना स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि हमने प्राथमिक जांच के आधार पे एक POR भी दर्ज करवा ली है, प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट या प्राथमिक वन अपराध प्रकरण। आज भी सुबह रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है।
हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित गूंज महोत्सव का आयोजन आगामी 27 जून को रीवा में किया जाएगा। शास्त्रीय नृत्य भारतीयता की पहचान है, लेकिन इस कला में अब साधकों की कमी सी हो रही है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शास्त्रीय नृत्य आधारित गूंज महोत्सव का आयोजन 27 जून को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसका प्रशिक्षण गत 1 जून से शुरू है, जो 26 जून तक दिया जाएगा। इसके लिए बाल भवन में बच्चों को शास्त्रीय नृत्य की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। आयोजन को लेकर हमने कलाकार बादल और कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सीमा श्रीवास्तव से चर्चा की और साथ ही प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों से भी बात की। देखिए रीति पांडे की ये खास रिपोर्ट। श्रीमती मालती श्याम जी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक केंद्र में वरिष्ठ गुरु के पद में है, वो दिल्ली से आ रही है। साथ में उनके साथ टीम भी आ रही है। मेन जो उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ कि हमारे रीवा क्षेत्र में जैसे कि क्लासिकल ज़्यादा डेवलप नहीं, हम चाहते हैं कि बस हमारा उद्देश्य यही है कि जो क्लासिकल है वो बढ़े, ये आगे बढ़े, आज की जनरेशन इसको जाने कि हमारी जो शास्त्रीय नृत्य कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत नृत्य है। नमस्कार, मैं सीमा श्रीवास्तव इस जो गूंज महोत्सव का 2 साल से आयोजन कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रीवा को बहुत ज़रूरत थी कुछ ऐसे डांस की, क्योंकि कई लोग कई बार बोल चुके थे कि कभी हम लोग बाहर जाके डांस करते थे, कि कुछ ऐसा रीवा में लाइए जो कि कथक का कुछ ऐसा हो कि हमारे बच्चे और हम भी सीखें। तो इस बार हम लोग ने ख़ास तौर पर महिलाओं को तैयार किया है, और वो सोचिए अपना इतना कीमती वक्त निकाल के और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी जो ये नई पहल है ये लोगों तक पहुँचे। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, 3 साल से हम लोग कर रहे हैं। और आप? मेरा ये दूसरा साल है। तो टाइम निकाल लेती हैं आप? मैनेज करते हैं। मेरा भी ये दूसरा साल है और बहुत अच्छा यहाँ पे बादल भैया जो हैं सर, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। यहाँ पे बादल भैया जो हैं सर, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे। मेरा भी दूसरा साल है, और टाइम सर के लिए और अपने लिए टाइम निकाल के आना ही हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला साल है। मैं क्लासिकल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, पहली बार क्लासिकल में आई हूँ, पर सर बहुत अच्छा सिखाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा वासियों के लिए इन दिनों करहिया मंडी में लीची और आम के अनेकों वैरायटियां उपलब्ध हैं। गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो फल स्वाद देता है वो आम का। आम को वैसे भी फलों का राजा कहा जाता है, और अगर आम दशहरी हो तो फिर बात ही क्या। रीवा मंडी में इन दिनों उत्तर प्रदेश से आए दशहरी आम उपलब्ध हैं। इसके अलावा रीवा के लंगड़ा और दशहरी आम भी उपलब्ध है। वहीं यूपी से लीची भी मंगाई जा रही है, जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं।
हालांकि लीची बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मात्रा में लीची का उत्पादन होता है, जो अब आवागमन सुलभ होने की वजह से रीवा में भी उपलब्ध होने लगा है। इसे करहिया मंडी में आप आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा शहर में और कई जगह लीची और आम का आनंद ले सकते हैं। तो इन गर्मियों में चाय कॉफ़ी की जगह फलों का ही सेवन करें ताकि लू से बचें। लीची बिहार मुजफ्फरपुर जिला और कुछ प्रांत लगते हैं बंगाल के और यूपी, वहाँ अद्भुत तरीके से जंगलों में लीची पैदा होती है। अब लोगों को ये जानकारी हो गई है कि हमारी करहिया मंडी बाईपास में बनी हुई है। क्योंकि व्यापारी पहले आम लाते थे लखनऊ का, उन्होंने हमको फ़ोन लगाया कि भाई लीची बिकेगी, मतलब बिकेगी। तो फिर आर्डर से हमने एक गाड़ी मंगवाया। ये किसानों का माल है। आने वाले समय में लीची वगैरह ट्रकों में आएगी, क्योंकि उनको पहले रोड थी नहीं, उनकी व्यवस्था नहीं थी। अब व्यापारी वहाँ जानने लगे हैं और ये आचार संहिता भी खत्म हो गई, अभी भारी मात्रा में लीची आने वाली भी बने। क्या रेट अभी बिक रहा है? आज तो 60 रुपये से लेके 70, 75, 80 तक बिका है। क्योंकि जो भारी और 2-4-10 ट्रक की आमद होगी, इसके रेट और गिरने वाले हैं। क्योंकि लीची एक ऐसा वहाँ है कि इसको हर लोग पसंद करते हैं, खाने में भी स्वाद है और लोगों की एक फलों में बहुत अच्छी क्वालिटी, सब बच्चे से लेकर पूरे तक पसंद करते हैं। और अभी दशहरी आम कौन सा है? दशहरी तो न पूछिए, लखनऊ की बहुत अच्छी नवाबों का शहर का है। यूपी के पूरा लखनऊ के दशहरी भी आ रही है। अभी ये 2 महीने और चलेगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।